कर लिया हुआ होगा। जब आप ओरेकल को ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। अब ये जितनी क्यूरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है ना, ये सारी की सारी आप लोग खुद भी अपने इस ओरेकल के अंदर लगा के इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो रिजल्ट साथ आए हुए थे वैसे वैसे रिजल्ट आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि वो कंप्लीट की कंप्लीट डेटाबेस इसके अंदर बनी हुई पड़ी है, ताकि हम अपनी क्यूरीज को लगा के चेक करके टेस्ट कर सकें कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई ठीक भी है कि नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए इसके अंदर एक टेम्पलेट के तौर पर कंप्लीट डेटाबेस बनी हुई है। ठीक है, हम लोग उस डेटाबेस को यूज करते हुए अपना काम कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं चीजों को अभी आप लोगों को यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। तो ये काम करने से पहले जब आप अपने ओरेकल डेटाबेस होम पेज को ओपन करोगे तो यहाँ पे पहला टैब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद डेटाबेस यूजर में जाओगे और यहाँ पे डेटाबेस यूजर में जाके मैनेज यूजर की ऑप्शन होती है, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे ये HR के नाम से एक यूजर बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे HR के नाम से जो यूजर बना है इसके अंदर HR के यूजर के अंदर तमाम के तमाम जितने भी है ना टेबल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर तमाम डाटा भी हर चीज स्टोर पड़ी हुई है। ये पहले ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड इसका लॉक्ड होता है, मतलब यहाँ पे ये देखो ना अकाउंट स्टेटस इसका लॉक्ड होता है। तो हम लोगों ने इस तरह अपनी ओरेकल को सिस या सिस्टम के थ्रू ओपन करके इस HR वाले यूजर को एक तो हम लोगों ने अनलॉक करना है, दूसरा हमें इसका पासवर्ड नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे इसका नया पासवर्ड रख देते हैं। मैंने रख दिया 12345। यहाँ पे हम मर्जी का अपना कोई नया पासवर्ड इसको दे देते हैं। तो ये दो काम आप लोगों ने करने हैं कि सिस और सिस्टम को यूज करते हुए, यूजर नेम है ना सिस और सिस्टम, उनका पासवर्ड वही होगा जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करते वक्त रखा होगा। तो उसके थ्रू आप एक बार फर्स्ट टाइम लॉग इन हो, इस तरह आके HR के ऊपर क्लिक करें, इसको लॉक की जगह पे इसका स्टेटस अनलॉक करें, इसको नया पासवर्ड दे दें और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है आल्टर यूजर की, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो अब ये देखेंगे आप लोग HR के ऊपर यहाँ पे जो लॉक बना हुआ था ना वो खत्म हो गया, मतलब ये HR वाला जो यूजर है ये अनलॉक भी हो गया और इसका पासवर्ड भी चेंज हो गया। अब मैं इसका जो मैंने करंट यूजर ओपन किया हुआ था सिस का, ठीक है, जस्ट एंट्री के लिए, इसको मैं लॉग आउट कर दूंगा। इसको लॉग आउट करने के बाद मैं दोबारा फिर लॉग इन करूंगा अपने HR वाले अकाउंट से। यानी कि यूजर नेम HR हो जाएगा और इसका पासवर्ड वही होगा जो मैंने नया रखा था, अभी अपडेट किया था। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अब मैं HR वाले अकाउंट के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ, ये यूजर नेम लिखा हुआ ऊपर नजर आ रहा है HR। ठीक है, अब यहाँ पे जाके उसके बाद ये हमारे पास SQL का पार्ट होता है, SQL डेवलपर वाला, कि जहाँ पे हम लोगों ने अपनी ये तमाम क्यूरीज के थ्रू काम करना होता है। यानी कि ये एक इंटरफेस बना हुआ होता है SQL की क्यूरीज को राइट करने के लिए। उसके बाद हमें इस यूजर के थ्रू लॉगिन होके SQL कमांड में जाएंगे और इंटर कमांड में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वो वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे हम अपनी क्यूरीज लिख के रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो पहला बॉक्स होता है, पहला पार्ट होता है क्यूरी राइट करने के लिए होता है, और ये जो दूसरा पार्ट होता है इसके यहाँ पे हमारे पास हमारा रिजल्ट शो होता है। अब जो सबसे पहले हमारे पास क्यूरी थी बेसिक क्यूरी, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। मैं वन बाय वन सारी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। कि पहले हमारा काम था सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। आप लोगों ने क्यूरी राइट करनी है,
अब मैंने इसके एट द एंड पे सेमी कॉलन नहीं डाला, तो वो उसने कहा था ऑप्शनल है, चाहे आप डालो चाहे ना डालो। दूसरी चीज, मैंने सिलेक्ट को पहली लाइन में लिखा, फ्रॉम को दूसरी लाइन में लिखा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आप इन सबको एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, यानी कि इस तरह सिलेक्ट स्टारट फ्रॉम एम्प्लॉय एक ही लाइन में सारा लिख सकते हो, इस तरह अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। क्यूरी राइट करने के बाद इसके राइट साइड पे ये रन का बटन होता है बना हुआ, जिसके ऊपर रन लिखा हुआ होता है। तो आप लोगों ने इस रन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसने कहा है कि टेबल आर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम से इसके अंदर टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जो मेरे पास मेरे ख्याल में कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है, वहां पे टेबल का नाम एम्प्लॉय नहीं था, एम्प्लॉयज था, एम्प्लॉयज। अब मैं इसको एस डाल के फिर रन करता हूँ, अब उसने रन कर दिया। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज का एक टेबल है, उसके अंदर से जितना भी डाटा सारा रिट्रीव करके दे दो। अब उसने एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर से ये सारा डाटा मुझे रिट्रीव करके दे दिया। अब जैसे मुझे अभी थोड़ा सा डाउट हुआ था, मैंने टेबल का नाम ठीक नहीं लिखा था, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं ना कि इसके अंदर कितने टेबल बने हुए हैं, आप होम के टैब के ऊपर जाएं। होम के टैब के अंदर हमारे टेबल कहाँ पे होते हैं, ऑब्जेक्ट ब्राउज वाले टैब में। ऑब्जेक्ट ब्राउज में आए, ब्राउज में जाए और ब्राउज के अंदर जाके टेबल के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको इस यूजर के अगेंस्ट जितने भी टेबल बने हुए हैं ना, ये सारे शो हो जाएंगे। पहला ये कंट्रीज का बना हुआ है, फिर डिपार्टमेंट्स का बना हुआ है, फिर एम्प्लॉयज का बना हुआ है। तो यही दो तीन टेबल हम लोगों ने यूज किए हैं ना, तो ये टेबल सारे के सारे ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने एम्प्लॉयज का टेबल डिस्क्राइब किया था, यानी कि एम्प्लॉयज का डाटा रिट्रीव किया था, तो ये एम्प्लॉयज का टेबल बना हुआ है। हम टेबल पे क्लिक करेंगे, डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारे का सारा वही डाटा आ रहा है जो मैंने उधर क्यूरी के थ्रू लिखा था। ये वो सारे का स्टीवन, नीना, ये सारे मतलब वही डाटा है जो मैंने क्यूरी के थ्रू रिट्रीव किया। तो आप उधर से जाके ये डाटा ग्राफिकली भी देख सकते हैं, इस तरह अपनी मर्जी से कोई क्यूरी राइट करके उसके मुताबिक भी अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी तो मैंने सारे का सारा टेबल एज इट इज रिट्रीव कर लिया, कि जस्ट ये देखने के लिए कि टेबल का नाम क्या है, कॉलम के नेम क्या है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मैंने अलग-अलग इसके अंदर ये सारा इसको एक बार रिट्रीव कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी क्या थी कि हम लोग कॉलम नेम्स लिख के ना स्पेसिफिक कॉलम का डाटा रिट्रीव करना चाह रहे थे। उसमें था हमारे पास उसका लास्ट नेम, और उसके बाद उसकी सैलरी। बस ये दो कॉलम का डाटा मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूँ इसी टेबल में से। तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद मैं रन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ ये दो कॉलम का डाटा ला के देगा। अच्छा, मैंने वो ना यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नहीं डाला था, ये इस तरह, क्योंकि ना हर कॉलम का नाम आप लोगों ने कॉमा सेपरेटेड के साथ अलग अलग लिखना होता है। पहला कॉलम नेम, फिर कॉमा, दूसरा कॉलम नेम, फिर कॉमा, फिर तीसरा कॉलम नेम। अब मैंने सिर्फ दो कॉलम नेम लिखे थे, उसने मुझे दो का डाटा ला के दे दिया। उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोगों ने इसमें देखी थी वो एक्सप्रेशन की थी, कि हम लोग एक्सप्रेशन भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोमा डालूंगा क्योंकि मैं तीसरा एक और कॉलम बनाना चाह रहा हूँ जिसमें इस सैलरी के अंदर 300 का इंक्रीमेंट करके मुझे शो करवाए, यानी कि अब मैं एक्सप्रेशन का काम भी करना चाह रहा हूँ, सैलरी प्लस 300। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एक और कॉलम बना देगा इसका, जिसके अंदर वो सैलरी के अंदर 300 का इंक्रीमेंट करके मुझे शो करवाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जस्ट 10 रोज शो हो रही हैं, तो अगर हमने ज्यादा शो करवानी हो 10 से ज्यादा तो फिर क्या करें? बेसिकली ना यहाँ पे हमारे पास ये जो रिपोर्ट आ रही होती है ना, ये मतलब यहाँ पे इसका इंटरफेस छोटा होता है ना, तो इसलिए हमें पास यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग 10 रोज ही शो होती हैं। अगर आप सारी की सारी देखना चाह रहे हैं तो ये नीचे एक बटन बना हुआ, लिंक बना हुआ है, CSV एक्सपोर्ट, मतलब एक्सेल की फॉर्म में ये पूरी की पूरी मुझे एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे CSV की फॉर्मेट के अंदर ये पूरे का पूरा रिजल्ट एक्सपोर्ट करके दे देगा।
और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया उसने ये देखो मुझे ये नीचे एक फाइल बना के दे दी है। यहाँ पे इसके ऊपर मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये मुझे पूरे के पूरा जितना भी रिजल्ट था ना वो सारा उसने एक एक्सेल की फॉर्म में दे दिया है। मैं आप लोगों को ये शो भी करवा दूंगा। ये नजर आ रही है एक्सेल की फाइल? जी सर ठीक है। ये देखो उसने मुझे पूरी एक्सेल की फाइल में एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे दी। अब वो जहाँ पे हमारे पास वो जगह थोड़ी होती है इसलिए वो थोड़ा सा ना हमें उसके स्टार्टिंग 10 पॉइंट्स दे देता है, बाकी सारे नहीं देता। उसके बाद हमारी एक्सप्रेशन चेंज हो रही थी कि हमने एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ वो भी कर दिया, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, यानी कि एक क्राइटेरिया बना लेता हूँ जिसके मुताबिक मैंने इसको अपने फार्मूले को एग्जीक्यूट करके एक अपडेटेड सैलरी निकालनी है। तो मैं वो वाली एक्सप्रेशन राइट की, उसके बाद रन पे क्लिक किया, उसने मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल के दिया। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इस रिजल्ट के ऊपर जो हमारे पास व्यू के ऊपर जो कॉलम की हेडिंग आ रही है ना वो एक्सप्रेशन की एज इट इज आ रही है। तो इस एक्सप्रेशन एज इट इज को खत्म करके अपनी जगह अपनी तरफ से कोई नया नाम लिखना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एलियस को यूज करते थे। तो एलियस का क्या इस्तेमाल कैसे करते थे, या तो कहता था स्पेस लिखो और आगे आप लोग कॉलम का नाम लिख दो, कि जो भी आप लोग कॉलम का नाम लिखना चाह रहे हैं वो उसके आगे लिख दो। एक तो तरीकाकार ये था, ठीक है, यानी कि उसने अपडेटेड सैलरी लिख दिया मुझे। दूसरा तरीकाकार था कि आप यहाँ पे एज का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। एज लिख के फिर उसके बाद जो नाम लिखोगे वो कॉलम नेम पे आ जाएगा। ये उसने लिख दिया। अब यहाँ पे जो एक और चीज थी ना वो ये थी कि हम लोग अगर इस जो कॉलम नेम हम लोग अपनी तरफ से लिखना चाह रहे हैं वो हम जैसे राइट करें वैसे ही शो हो, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि हम इसकी साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डालते होते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस नाम के दरमियान में स्पेस ऐड की ना तो उसने मुझे एरर दे दिया नीचे कि आप स्पेस वाला नाम नहीं लिखना चाहते सकते। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेस वाला नाम आ जाए, मतलब जैसे मैं लिखूं वैसे ही नजर आए मुझे, तो फिर हम लोग क्या करते होते हैं, इसकी दोनों साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डाल देते हैं। तो फिर हम लोग डबल कोटेशन मार्क डालने का मतलब होता है कि हम जैसे ही ये नाम लिखेंगे वैसे ही शो होगा। अब मैंने स्पेस के साथ लिखा तो स्पेस के साथ ही शो हो रहा है। तो बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट भी हो गया, स्टैटिक के साथ भी हो गया, डिफरेंट कॉलम नेम के साथ भी हो गया, सिंपल एक्सप्रेशन के साथ भी हो गया। अब एक्सप्रेशन के साथ हम लोग कोई एलियस डालना चाह रहे हैं तो वो भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास थी कंकैटिनेशन। अगर आप दो कॉलम का डाटा कंबाइन करके लिखना चाह रहे हैं, अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था ना, तो मैं उस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके लिखना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि इसका नाम पूरा नाम स्टीवन किंग है, तो मैं एक ही कॉलम के अंदर पूरा नाम लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी। यानी कि पहला काम कॉलम का नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब ये नाम के अंदर ना स्पेस नहीं आती होती इसीलिए मुझे एरर आया था। या तो आप अंडरस्कोर डालते होते हैं या आप डैश डाल देते हैं। तो इस तरह हमें ना इसको मैनेज करना पड़ता होता है, हम लोग इसके अंदर स्पेस नहीं नाम के अंदर लिख सकते होते। तो फर्स्ट नेम, आगे कंकैटिनेशन का सिंबल, उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कंकैटिनेशन लास्ट नेम। अब ये मुझे दोनों चीजें एक ही कॉलम के अंदर शो करवाएगा और इसको मैं इसकी हेडिंग देना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से एज कि जस्ट इसकी हेडिंग नेम लिखा हुआ है नेम। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर ये पूरा नाम शो करवा देगा। अब जब उसने नाम इकट्ठा किया ना तो उसने इसको बिल्कुल साथ जोड़ दिया, नाम लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, मैं बीच में कुछ स्पेस देना चाह रहा हूँ
तो फिर उसके लिए मुझे लिटरल स्ट्रिंग को यूज करना पड़ेगा, वही स्ट्रिंग जो हम अपनी तरफ से कोई बीच में कोई टेक्स्ट या कोई स्पेस या कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे लिटरल स्ट्रिंग का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि स्पेस सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मैं आपने पास ही स्पेस डाल दूंगा तो ये यहाँ पे मेरे पास स्पेस शो हो जाएगी। उसके बाद फिर कंकैटिनेशन, पहले कॉलम का नाम, उसके बाद लिटरल स्ट्रिंग, फिर कंकैटिनेशन, फिर दूसरे कॉलम का नाम। अब इसके दरमियान में ना दोनों कॉलम के नाम के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। ये आप देख रहे हो कि एलियन स्पेस टेबल। तो इस तरह हमारे पास इसके मतलब नाम के दरमियान में स्पेस आके फिर उसने प्रॉपर एक पूरा कॉलम बना के मुझे शो करवा दिया। तो हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब लिटरल स्ट्रिंग के बाद यानी कि लिटरल स्ट्रिंग भी होगी, अब उसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही थी कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई सिंगल कोटेशन मार्क डालना चाह रहे हैं या मतलब कुछ कॉलन डालना चाह रहे हैं, डबल कोटेशन मार्क डालना चाह रहे हैं किसी चीज के आगे, तो वो भी हम डाल सकें। तो उसके लिए फिर हमें अल्टरनेट कोट यानी कि क्यू का ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अब आप लोगों को उसकी भी एक क्यूरी राइट करके दिखा देता हूं कि मैंने क्या किया है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अब मैं डिपार्टमेंट वाला टेबल यूज करके दिखा देता हूं आप लोगों को। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कंकैटिनेशन, उसके अंदर फिर वो एक ऐड कर देगा डिपार्टमेंट का वर्ड, उसके बाद क्यू का ऑपरेटर और एस के आगे वो जो सिंगल कोटेशन मार्क है वो डली हुई है, उसके बाद मैनेजर आईडी लिखा हुआ है, उसके बाद सिंगल कॉलन लिखा हुआ है, उसके बाद ये फिर कंकैटिनेशन। मैं ये सिंगल ही रो में लिख देता हूँ, आप लोग ऐसे सिंगल रो में भी लिख सकते हो और इसको मल्टीपल रो के अंदर भी लिख सकते हो। जी जी पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर इस क्यूरीज की समझ नहीं लगी। ये वाली क्यूरी की यस सर। मैं समझा देता हूँ। अब इस क्यूरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट का नेम उठा रहा हूँ यानी कि डिपार्टमेंट के नेम वाला कॉलम। मैं इसको रन करके इसका व्यू दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास एक ही कॉलम शो हो रहा है लेकिन उस एक कॉलम के अंदर पूरी स्ट्रिंग बन के आ रही है। पूरी स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास जो टेबल के अंदर से कॉलम यूज हो रहे हैं ना वो सिर्फ दो हैं, डिपार्टमेंट का नाम और उसके बाद मैनेजर की आईडी। ये आगे एज के आगे जो लिखा हुआ है ये तो उसका एलियस है ना कि हम लोग इस कॉलम की जो हेडिंग दे रहे हैं डिपार्टमेंट मैनेजर के नाम से, तो ये जो हेडिंग है ये तो हम एज के कीवर्ड के साथ लिख दिया, उसका कोई इशू नहीं। उससे पहले पहले ये दो कॉलम्स के दरमियान में उसने एक कोटेशन बीच में ऐड की है, डिपार्टमेंट्स मैनेजर आईडी। ये पूरा वर्ड ऐड किया है ये वाला, ये मैं नीचे भी सिलेक्ट करने लगा हूँ, डिपार्टमेंट्स मैनेजर आईडी और उसके बाद कॉलम। ये मैंने जितना हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है ना उसने इतना हिस्सा बीच में ऐड किया है। अब इतने हिस्से के अंदर ना अब ये ऐड करना होता तो हम लिटरल स्ट्रिंग को यूज करते हुए सारा इकट्ठा लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको क्यों दो हिस्सों में तोड़ के अलग अलग किया, क्योंकि इसके दरमियान में ना यहाँ पे ये सिंगल कोटेशन मार्क आ रही थी। तो सिंगल कोटेशन मार्क हमारा क्यूरी भी यूज करती है। ये देखो ये मैंने लिटरल स्ट्रिंग को यूज करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क डाली ना इन दोनों साइडों पे। अब इसके अंदर भी अगर मैं ये चीज उठा के एज इट इज ऐसे ही लिख देता, बेसिकली मैं लिखना तो ये चीज चाह रहा हूं ना, अगर मैं ये चीज उठा के यहां से इसके अंदर एज इट इज लिख देता, ये चीज मैंने अब एज इट इज लिखी ना, तो ये बाहर भी सिंगल कोटेशन मार्क है, इसके अंदर भी सिंगल कोटेशन मार्क आ रहा है। तो इससे मेरे पास मेरी क्यूरी ने कंफ्यूज हो जाना था। मैं इसको रन करूंगा तो उसने मुझे एरर दे दिया, कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। मतलब इसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर फिर सिंगल कोटेशन मार्क आ रहा है, तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते होते कि हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क, क्योंकि क्यूरी खुद यूज कर रही है इस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर क्यूरी खुद यूज कर रही होती है हम उसको एज इट इज नहीं लिख सकते होते। तो अगर हम लोग उसको लिखना चाह रहे हैं तो फिर हम लोगों को ये क्यू का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। क्यू का ऑपरेटर क्या होता है, क्यू
सिंगल कोटेशन मार्क, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद इसका एंड कहां पे होना है, स्क्वायर ब्रैकेट और फिर सिंगल कोटेशन मार्क। अब इसके अंदर ये इतने हिस्से में मैं जो चीज भी लिखूंगा वो एज इट इज राइट हो जाएगी, चाहे मैं अब इसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क डालूं, चाहे मैं वो कॉलन डालूं, चाहे मैं डबल कोटेशन मार्क डालूं, वो चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी मेरी क्वेरी के रिजल्ट के अंदर। अब मैं इसको रन करूंगा ना, ये स्पेस आ रही है बीच में, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने 2 कॉलम की वैल्यू को उठाया और उसके अंदर डिपार्टमेंट्स मैनेजर आईडी ये वाली स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहा था। अब इस स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि एक सिंगल कोटेशन मार्क भी आ रहा था, तो उस सिंगल कोटेशन मार्क को प्रिंट करवाने के लिए मुझे इसके अंदर इसके साथ ये इतना हिस्सा इस तरह राइट करना पड़ा, यानी कि जिस हिस्से के अंदर हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क आ रहा होता है उसको हम लोग इस तरह इस बॉडी के अंदर राइट करते होते हैं। बेसिकली हमारे पास ये अल्टरनेट कोड का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है, क्यू, सिंगल कोटेशन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके आगे जो भी आप लोगों ने स्ट्रिंग लिखनी है वो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज। तो इसके अंदर आप जो भी चीज आप लिखोगे तो वो एज इट इज हमारे पास लिखी हुई आ जाएगी उसके अंदर, यानी कि अल्टरनेट स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग हम खुद अपनी तरफ से लिखना चाह रहे हैं तो उस स्ट्रिंग को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्योंकि एक सिंगल कोटेशन मार्क आ रही थी इसलिए मुझे उसको अलग-अलग करके लिखना पड़ा। अब समझ लगी है? शमी जी सर आ गई समझ। यानी कि हम लोग डिफरेंट कॉलम की वैल्यू उठा के पूरा एक फिकरा बना सकते हैं उसका, सिलेक्ट की स्टेटमेंट के थ्रू ही। तो हमारे पास अब अल्टरनेट स्ट्रिंग भी हो गई और उसके बाद अल्टरनेट स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो तो उसको लिखने के लिए हम लोग फिर ये अल्टरनेट क्यू यानी कि क्यू अल्टरनेटिव कोड यानी कि क्यू का ऑपरेटर जो होता है ये हम लोग इसके अंदर राइट करते हैं तो वो हो जाता है। उसके बाद आ गया था डुप्लीकेट रो का, कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज ठीक है वो डुप्लीकेट होके आ रही हैं तो उनको हम लोग किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट रो के लिए भी मैं क्यूरी राइट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने ऐसा डाटा निकालना है जिसके अंदर मेरे पास वैल्यूज जो है ना वो डुप्लीकेट होके ना आए, सिर्फ सिंगल टाइम शो हो। तो पहले मैं ये ओरिजिनल वाली शो करवा देता हूँ, इसके अंदर ये देखो डुप्लीकेट हो रही है, 90 कितनी दफा आ रहा है, 60 कितनी दफा आ रहा है, फिर 100 2 दफा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ सिर्फ ये डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिख देता हूँ कॉलम नेम के साथ तो ये सिर्फ मुझे वन टाइम शो होंगे, यानी कि 100 भी एक दफा शो हुआ, 30 भी एक दफा शो हुआ, 90 भी, 20 भी, 70 भी, यानी कि आज वैल्यूज वन टाइम शो हो रही है। तो ये चीज होगी हमारे पास डुप्लीकेट रो से बचने के लिए, डुप्लीकेट डाटा ना आए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्राइब की कमांड, यानी कि अगर आप किसी टेबल के मेटा डाटा को देखना चाह रहे हैं यानी कि मेटा डाटा को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर कौन सी क्यूरी यूज करेंगे, तो उसके लिए फिर डिस्क्राइब की कमांड होती है, यानी कि डिस्क्राइब, उसके बाद हमारे पास टेबल का नाम आ जाएगा जिसको मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे इस टेबल की तमाम स्पेसिफिकेशंस मुझे शो करवा देगा कि इसके अंदर कॉलम कौन कौन से हैं, उनकी डाटा टाइप कौन कौन सी है, हर कॉलम की लेंथ क्या है, उसकी प्रिसीजन क्या है, प्राइमरी की किस कॉलम पे लगी हुई है, हर चीज उसकी स्पेसिफिकेशन मुझे शो करवा देगा कि एक टेबल को क्रिएट करते वक्त हम उसके अंदर जो जो चीजें लगाते हैं ना वो सारी इंफॉर्मेशन उस टेबल के मतलब ये मुझे शो करवा देती है, ये डिस्क्राइब की कमांड। तो यहाँ तक ये मतलब अभी तक हम लोगों ने का जो आज का काम था ये इतनी टाइप्स की क्यूरीज का काम था कि अभी हम लोगों ने ये इतनी टाइप्स की क्यूरीज पढ़ी हैं आज। तो यहाँ तक अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर एंड करते हैं, आप लोगों की नेक्स्ट भी क्लास है।